रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे आपको, सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश हों, कोविड से बिल्कुल महफूज हों और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। और एक चीज़ जो मैं बड़ी खुशी के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि ज़ाब्ता अखलाक एक तय हो गया है। तमाम मसालिक के जय्यद उलमा कराम जो है बैठे हैं, उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हेट स्पीचेज़ नहीं होंगी, एक दूसरे को काफिर नहीं कहा जाएगा, बुरा भला नहीं कहा जाएगा, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की जाएगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम रहेंगे। और ये वो बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दुश्मन ये चाहता है कि हमें कभी सुबाइयत के नाम पे, कभी लिसानियत के नाम पे, कभी असलियत के नाम पे, कभी फ़िरका वारियत के नाम पे आपस में लड़ाई रखे। सो अगर हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहेंगे और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क जो है वो भी खुशहाल होगा और हम भी पुरअमन और पुरसुकून रह सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 निकात हैं जिन पर अमल करने का कहा गया और इत्तेफाक हो गया जय्यद उलमा में, और वो यही कह रहे हैं कि जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं जो उन पर अमल कर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानता है, जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता है, वो मुसलमान है। और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखे, एक दूसरे को इश्तियाल दिलाने के लिए बयानात नहीं देने चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खामखा बुरा भला जहन्नमी जन्नती हमारा काम नहीं है कि हम इन चीज़ों में जाएं। सो ये एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ है, थोड़ी देर हो गई है लेकिन उसके बावजूद बहुत खुशाइंद है। और ये ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ उलमाए कराम के दरमियान नहीं रहना चाहिए, हम सबकी ज़िंदगियों में भी आना चाहिए। अमल करना है, हम सबको इस पे, जब तक हम अमल नहीं ना करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो इस तरह की बातों को हवा दे रहे होते हैं। जब हम अमल कर रहे होंगे तो फिर ऐसे मसाइल नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ये ज़ाब्ता अखलाक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तय कर गए थे कि किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं है, कोई बर्तरी नहीं है, ना वो वहाँ भी कुरैशी अरबी अजमी किसी को बर्तरी नहीं है। अगर बर्तरी है तो वो तकवा की बुनियाद पर, और तकवा का फैसला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कर सकती है। बहरहाल ये एक इंतहाई खुशाइंद बात रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हम लोगों के रवैये में भी, हमारे अंदाज में भी, हमारे मामलात में भी। लेट्स होप एंड विश फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, इस तरह हम एक्सट्रीमिज्म की जानिब नहीं जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। गद्दारी के मुकदमात किसने दर्ज करवाए? हुकूमत और नून लीग में नया मैच पड़ गया। हुकूमत का मुकदमात से इजहार लाताल्लुकी। शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के लिए अच्छी खबर, भारी भरकम बस्तों से निजात मिलने का वक्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने स्कूल बैग्स के वजन से मुताल्लिक कानून का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। पाकिस्तान में 44% बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना। 6 से 23 माह तक की उम्र के बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 85%। गरीब वालिदैन के लिए अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना इंतहाई मुश्किल। तो जनाब, जो हमारी टॉप स्टोरी है ना, वो हम आज आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हैं शाहीन सहबाई। उन्होंने ऐसे होशरुबा इंकशाफात कर दी हैं कि उनसे हम इस पर बात भी करेंगे। आपको बताएंगे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अमेरिका की सियासी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगने की कोशिश की और अमेरिका ने इनकार कर दिया। शाहीन सहबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आप उस वक्त अमेरिका में हैं, वहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक बड़ा खूबसूरत कंट्रीब्यूट किया है रोज़नामा 92 न्यूज़ में और बलूचिस्तान टाइम्स में, और वो तो आई ओपनर किस्म का पीस है आपका आर्टिकल, जिसमें आप लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक मुसलमान दोस्त मुल्क की मदद से अमेरिका की मदद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सदारती इंतखाबात और अफगान मुज़ाकरात के तनाजुर में फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मदद अमेरिका ने करने से माजरत कर ली। इट इज़ अ बिग, जिसे कहना चाहिए, डिस्क्लोजर। क्या ये देखा जाए कि नवाज शरीफ के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए? बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। और सुबह सुबह आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। बिल्कुल ये मैंने लिखा है, सही है। और ये कई दिन से हम यहाँ सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे एक हमारे इस्लामिक मुल्क है, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन ये कि सबको पता है कि कौन से मुल्क हैं, और उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिपार्टमेंट को, सदर ट्रंप को अप्रोच किया जाए और कहा जाए कि जी आप
बात करें, कुछ पाकिस्तान में फौज से बात करें, इमरान खान साहब से बात करें और कुछ हमारी मदद कराएं, हमारे ऊपर ये जो इतनी मुसीबतें हैं कुछ इसमें हेल्प करें। मगर इस वक्त के अमेरिका में अपने इतने उनके मसले हैं और इतने ज्यादा वो लोग फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब को खुद कोरोना हो गया है और इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किसी और मसले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी पॉलिसी की बात भी है कि इनकी पॉलिसी ये है कि वो अफगानिस्तान में खासकर जो पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट और का जो रोल है उसमें, वो तो की रोल है, उसमें तालिबान और अफगानिस्तान डायलॉग में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को और उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते। और इस सिलसिले में मैंने इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की, तो वो उन्होंने कहा कि जी अगर कोई हमसे इस मामले में बात करेगा तो फिर हम उसको सीधा सीधा बड़ा सख्त जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन शाहीन साहब, भाई साहब, इस तरह के राब्तों की तरदीद की जाती है। मुस्लिम लीग नून के जो तमाम ज़राए हैं वो कहते हैं ना कोई डील मांग रहे हैं, ना कोई NRO की कोशिश हो रही है, ना किसी सहूलत का तकाजा है। देखिए ये जाहिर है अब सियासी लोग हैं ना, अब वो तो जब आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब गए थे मिलने आर्मी चीफ साहब से और उसको कह रहे थे कि जी डिनाई कर रहे थे और तब्दील कर रहे थे, लेकिन वो तो फिर खुद फौज के जब तर्जुमान ने कह दिया कि जी हाँ ये आए थे और ये आके हमसे ये बात कर रहे थे और अब हमने इनसे कह दिया है कि जी अब हमारे पास ना आए, जाए पार्लियामेंट जाए या अदालत जाए या जहाँ जाए। तो उसके बाद फिर मसला तो फिर क्लियर हो गया। ये सियासतदानों का तो यही है, वो जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती उसको वो कह देते हैं हमने तो की नहीं है, तरदीद कर रहे थे, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना सर कि कुछ बैरूनी हाथों की या बैरूनी लोगों की इमा पर ये मज़ाहमत का बयानिया जो है ये अपनाया गया है नून की तरफ से, लेकिन आपकी खबर तो ये कह रही है कि मुकम्मल तौर पर तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। तो फिर ये बात क्या गलत है कि उनको कोई बैरूनी शय हासिल है, या फिर ये कि दरवाजे बंद हो गए इसलिए नून लीग जो है अब ये एजिटेशन की तरफ आ रही है, थोड़ा सा बयानिया सख्त हो गया? ये बात सही है क्योंकि दरवाजे तो उनकी मदद के लिए बंद हुए हैं जनाब। वो अब दूसरे लोगों से मदद मांग रहे हैं और दूसरे लोगों का बयानिया जो है पाकिस्तान के मुखालिफ अगर बयानिया उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उस पर वो चलना शुरू हो गए हैं तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो उनके मदद के दरवाजे से, यानी पाकिस्तान के GHQ के दरवाजे बंद हो गए, लंदन में उनको कोई मदद नहीं मिल रही, अमेरिका में उनको कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर वो अब जाहिर लड़ाई पे उतर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। शाहीन साहब, इसमें बता दीजिएगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान का जो सियासी और कायदाना जो किरदार है जो दोनों पार्टीज लेके आई हैं, उस पर भी आपने लिखा कि अमेरिका को कुछ तशवीश है, वो क्या तशवीश है? सर बहुत बड़ी तशवीश उनको इसी बात पे है क्योंकि मौलाना साहब जो है ना, उनका एक पाकिस्तान में सियासत में तो रोल है, वो तो है ही, लेकिन मौलाना साहब जो है वो अफगानिस्तान में और तालिबान के हवाले से उनका बड़ा एक अहम इन्फ्लुएंस है उनका और रोल भी है। सारे तालिबान इतने बड़े बड़े लीडर्स पिछले सालों में वो पाकिस्तान में ही रहते थे, यहीं पढ़े हैं, मौलाना साहब के मदरसों में ही पढ़े हैं बहुत सारे लोग। तो वो उनका इन्फ्लुएंस है और उसमें वो अगर चाहें तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। अमेरिकनों को ये ही तशवीश है कि जी इनको आपने बना दिया, ये अगर इन्होंने तालिबान को हमारे खिलाफ उकसाना शुरू किया या हमारा जो डायलॉग चल रहा है अफगानिस्तान और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें अगर इन्होंने गड़बड़ की तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं होगा और इस बात पे वो खासे नाराज है यहाँ के। तो सर आपने लिखा है कि उनकी एक कायदाना किरदार पे उन्हें एतराज भी है और उसको महदूद करने के लिए भी वो बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? अपोजिशन इत्तेहाद में किससे बात की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो कायदाना किरदार है उसको महदूद किया जाए? देखिए उन्होंने तो ये तशवीश जाहिर की है कि जी हमें ये बात पसंद नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब अगर उनके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाएंगे तो जाहिर है पहला सवाल तो यही होगा कि जी आपने ये मौलाना साहब को बना दिया है, पहले इनको तो हटाएं फिर हम आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन जो भी हो, मगर ये कि उनसे भी कहेंगे और पाकिस्तान में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब से, उनसे भी प्राइवेट चैनल्स उनके होते हैं और उनसे जो बात की जाएगी वो कहेगी इनको आपको आपने जो में रखें, यानी ये आपे से बाहर ना हो और ये हमारे मामलात में, अफगानिस्तान के मामलात में
इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन सर आप ही ने लिखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस दफ़ा मुकम्मल पक्की डील चाहते हैं, वो इस्तीफों से कम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। आइंदा सेनेट में मार्च में उनको ज़्यादा सीट्स भी मिल जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल इस इस्तीफे और तब्दीली और हुकूमत गिराने में नहीं है सीरियस। तो आपके ख्याल में फिर आप कैसे देख रहे हैं ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है? देखिए, ये तो इनकी अंदरूनी जो सियासत है, जो इन्होंने एक मूवमेंट डिक्लेयर कर दी है, बना दी है, लेकिन उसके अंदर हर पार्टी का अलग अलग टारगेट है, अलग अलग मौक़िफ़ है, और वो हर एक अपने अपने रास्ते पे जाने को तैयार है। अब मौलाना साहब को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पिछले दफा जब वो धरना लेके आए थे तो इनको धक्का दे दिया बड़ी पार्टी ने कि आप जाए धरना दें, और जब धरना वरना आ गया, सारा उसका प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो इन दोनों पार्टीज ने कंसेशन ले लिए अपने लिए, और फिर वो छोड़ के इनको चले गए। तो उनको ये एक तल्ख तजुर्बा तो हो चुका है। इस दफा वो कहते हैं जी मुझे अगर इस्तेमाल मैंने नहीं होना, अगर मुझे आपने पहले प्रेसिडेंट बनाना है, उनको बना दिया, क्योंकि इनके पास मदरसे के वो है, बच्चों की वो ले आते हैं, पावर है, बिल्कुल ठीक है, पावर है, स्पीड पावर कह लें या जो भी कहें, मगर इस दफा मदरसों को भी इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही उनकी पावर है, और क्या पावर है। इसलिए मौलाना साहब का जो फैक्टर है वही एक इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी सब तो वो दिखा चुके हैं कि उनके पास कोई स्ट्रीट पावर तो है नहीं, खाली टीवी में बातें करते रहे, कोई बात नहीं करें। इसीलिए मौलाना साहब को ये जो है रोल दिया गया है। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये इंकशाफात जो है रोजनामा 92 न्यूज़ और बलूचिस्तान टाइम्स में आज उनका पब्लिश हुआ है, जिसमें आप इसको पढ़ भी सकते हैं रोजनामा 92 न्यूज़ में, इसको जरूर पढ़िए। इसके अंदर और भी इंकशाफात है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और फरहत दूसरी तरफ मामला दूसरा रुख है एक ना, वो ये है कि नून लीग अब जो है ना वो इसको कैश कर रही है। जो एक गद्दारी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था, उसको सियासी तौर पर कैश करने की कोशिश की जा रही है। कल वो थाने चले गए, 4 जो नामजद अंदर रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि जी हमारी गिरफ्तारियां कर लें, कम से कम हमसे पूछ ही लें, और उसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ क्या था वो नून लीग से जानेंगे। इससे बिल्कुल जानेंगे, लेकिन हमजा मतलब जब हुकूमत खुद अपॉलोजेटिक हो जाए और वो खुद कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि मुकदमा कहाँ से हुआ, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये एक शहरी ने मामला कर दिया, भाई हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर जाहिर है वो तो शेर होंगे। तो ये जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, सायरा अफजल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सायरा साहबा अस्सलाम वालेकुम। ये कह दीजिएगा कि आपका भी नाम जो है वो जो 44 अफराद हैं उनमें शामिल है। कल 4 रहनुमा वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर पुलिस से बात की। FIR से मुताल्लिक पुलिस का खुसूसी तौर पर SHO से जब बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ था? बहुत शुक्रिया जी। वहाँ पे जब ये थाने गए हमारा मुस्लिम लीग नून का वफ़द, तो वहाँ पे ना तो SHO साहब तशरीफ़ रखते थे, ना ही तफ्तीशी था, और उन्होंने बल्कि ये पूछा कि आप बताएं कि इसकी क्या नौइयत है, कि कैसी FIR है कि जिसके दर्ज होने पे ना जो नामजद मुलज़म है उनसे कोई रब्ता किया जा रहा है, और उन्होंने भी खैर लाताल्लुकी का इजहार किया। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि ये किस लिए आपने काटी है, इसलिए कि कल को जब जलसे हूँ या कुछ हूँ तो इस FIR की आड़ में उनको पकड़ा जाए। आप 2 साबिक वज़ीर आज़म पे FIR कट रही है, आज़ाद कश्मीर के सदर पे FIR कट रही है, साबिक वज़रा पे, सिटिंग MNA MPA सेनेटर्स पे FIR कट रही है। कोई भी शख्स जाए और वो जाके किसी भी थाने के SHO को कहें इन अशखास के खिलाफ FIR करना चाहता हूँ, वो ऐसी काट देगा लाहौर। ठीक है, लेकिन सायरा अफजल तारड़ साहिबा, हुकूमत ने तो FIR दर्ज कराने वाले शख्स से इजहार लाताल्लुकी किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तो FIR दर्ज नहीं कराई, ना हमारी इमा पे दर्ज कराई गई है। वज़ीर आज़म ने इजहार नापसंदीदगी भी किया है, हुकूमत मुसलसल इसको डिनाई कर रही है। आप अभी भी ये समझते हैं कि ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, इसके पीछे हुकूमत ही है और हुकूमत की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि क्या इससे पहले जो कुछ भी होता है कभी इस हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ली है? लोगों को डिसओन करने से मसले ख़त्म नहीं होते। कल मेरे साथ PTI की बड़ी एक जज्बाती सी MNA साहिबा थी, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है ये आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हुआ है। अच्छा। तो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहती हूँ, वही आर्टिकल 6 जिसके तहत इमरान खान ख्वाजा आसिफ साहब पे मुकदमा बनाना चाहते थे। सो दिन ब दिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
मतलब एक मुल्क का वजीर आज़म एक इदारे के सरबराह को बुला के कहे कि मुझे इसको अंदर करें, नवाज शरीफ पे पर्चा करें, मरियम नवाज पे करें, कैप्टन नास सफ्तर पे करें, ख्वाजा आसिफ पे FIR में, तो ये चीज़ें तो आप इस कदर खुल के ये जितना मर्जी कहें, ये जितना मर्जी इससे लाताल्लुकी का इजहार करें, लेकिन इस पूरी इंतकामी कार्रवाई के पीछे बदहवासी है, वो नाअहली है कि जो इनको रात को सोने नहीं देती, उस गरीब की बददुआ। ठीक है सारा साहबा, ये बताइएगा कि अब गुजरांवाला का जलसा है, मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब भी करेंगी, अब जो सड़कों पर आ रहे हैं, क्या सड़कों पर जलसों में वही बयानिया होगा जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया रहा, APC का इजलास हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, जो वो बयानिया था वही बयानिया होगा? देखिए जी, बिल्कुल हमारा बयानिया वही होगा। गुजरांवाला का जो जलसा है इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि उसमें बाकी भी जो PDM की इंतहाती जमातें हैं वो आएंगी। हमारा बयानिया असूल का बयानिया है। पाकिस्तान को चलाने के लिए भी एक किताब है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। आपको उसी किताब के हदूद में रह के और जो कुछ उसमें लेके तहत पाकिस्तान को चलाना है। हमारी सिर्फ ये हमारी जो मुतालबा है ना, एक असूली मुतालबा है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जो एक आज़ाद रियासत हमें मिली थी, इसमें हक़ राय की आज़ादी होगी, इसमें हर शख्स आइन और कानून के दायरा कार में रह के चलेगा। सो गुजरांवाले जलसे में बिल्कुल हमारा बयानिया वही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सो मच। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चलेंगे, जहां पर तलबा के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें अब बहुत भारी भरकम बस्ते नहीं उठाने पड़ेंगे। ये हुक्म जो है ये पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात हैं, लेकिन जो उसमें बताई गए किलोग्राम्स, मैं तो वो सुनकर भी परेशान हूँ कि वो भी बच्चे बेचारे कैसे उठाएंगे। अगर हम उसकी तरफ चलेंगे, नर्सरी जमात के बच्चों का वज़न जो है स्कूल बैग का 1.5 kg होगा, यानी 1.5 किलो का वज़न वो उठाएंगे। नर्सरी कितनी उम्र होती है नर्सरी के बच्चों की? 4-5 साल, 5 साल से भी कम होते हैं अमूमन। अच्छा, पहली जमात जो है वो 2.25 किलो का उनका होगा, और 5वीं जमात के जो है वो 2.5 किलो का तकरीबन होगा, 2.5 से 3 किलो, और उसके बाद 6ठी से 10वीं जमात के जो बच्चे हैं वो 5.5 किलो से 6.5 किलो उनका बस्ते का वजन होगा। 11वीं और 12वीं जो है वो 7 किलो तक का वजन। अच्छा, जो 11वीं और 12वीं वाले हैं ना, उनके हाथ में एक रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर लेके कॉलेजेस जा रहे होते हैं, और जब पेरेंट्स पूछते हैं कि किताब तो तुम्हारे पास है नहीं, वो कहते हैं अब दौर बदल गया है, अब तो जी प्रेजेंटेशन चल रही होती हैं, हमें पावर पॉइंट के ऊपर टीचर समझा रहा होता है, और जो छोटे बच्चे हैं उन बेचारों को वो बैग उठाने पड़ते हैं। मैं भी छोटा होता था तो वो जो क्लास नहीं होती थी ना, वो किताबें हम अंदर से निकाल लेते थे, लेकिन भूल भी जाते थे। रिपोर्टर से बात करेंगे इस बारे में। निकुम जी बताइएगा हमें, क्या ये अपडेट है पेशावर में बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन रेगुलेट करने के हवाले? जी फौजिया बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमजा ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर 12वीं जमात के बच्चों के लिए भी जो है जो लिमिटेशन रखी गई है बैग की, वो है 7 किलोग्राम। अगर अब ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं या सेकेंड ईयर में, तो उनके पास सिर्फ एक रजिस्टर होता है, वो यही कहते हैं कि भाई अब दौर बदल गया है। लेकिन अब वाकई बच्चों की जो है वो भारी भरकम बैग से जान छूटने वाली है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना ने KP स्कूल बैग्स लिमिटेशन ऑफ वेट एक्ट 2019 की मंजूरी दे दी है। और जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया कि इसमें बैग्स की लिमिटेशन रखी गई है। जो क्लास नर्सरी है उसका 1.5 किलोग्राम का बैग होगा, ग्रेड 1 के बच्चों का बैग 2.4 किलोग्राम है, जबकि क्लास 2 से लेकर 5 तक 28 से 5.3 किलो लग रही थी। फौजिया, ये हमने बता दी इन्फॉर्मेशन, मुझे बताइएगा कि इसके अमल दरामद का सिलसिला जो है वो कब तक, और बच्चे क्या खुश हैं इस फैसले को सुन के, उन्हें क्या लग रहा है कि उनकी जान छूटी है वजन उठाने से? भाई सुबह जब हमारी बच्चों से बात हुई है तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि हमारे जो है वो ना सिर्फ कंधे दुख जाते हैं, कमर में भी दर्द होता है, और तिबी माहिरीन भी यही कहते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो झुककर चलते हैं। तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि खुराक तो उस तरह है नहीं, बच्चों की सेहत भी इस तरह अच्छी नहीं होती, तो उस पर जो भारी भरकम बैग होते हैं, सबसे बड़ा मसला जो होता है वो रीढ़ की। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, हम उसी इन्फॉर्मेशन को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बिलाल रिजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा, हम बच्चों के जो ज़रूरत से ज़्यादा भारी बस्ते हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं, क्या ये बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करते हैं? क्या वाकई बच्चों की कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है और उनका कद बढ़ना रुक सकता है? जी फराब, बिल्कुल ऐसा ही है।
बच्चों के इस पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें उनके गर्दन और कमर का दर्द के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं, अर्ली पेन स्टार्ट हो जाती हैं, मसल सोरनेस की शिकायत करने लगते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे स्ट्रैप्स जो बैकपैक के आपके जो स्ट्रैप्स हैं वहाँ पे अगर बच्चा आप माँ या पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा आया स्कूल से और कह रहा है कि मामा यहाँ पे बहुत पेन है और दर्द है, तो उसको वो देखें, वो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बैकपैक वो जगह काफ़ी कंप्रेशन है और जिसकी वजह से मसल सोरनेस की शिकायत होती है। इसके अलावा बच्चों में तवाज़न बिगड़ने का बहुत खदशा होता है, जिसकी वजह से उनकी रिपीटेड फॉल्स होती हैं और इंजरीज होती हैं उनको। और इवेंचुअली अगर बच्चे एक ही साइड पे बैग यूज़ करते रहें काफ़ी अरसे तक, तो रीढ़ की हड्डी का एक टेढ़ापन जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं वो डेवलप हो सकता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मुजव्वज़ा किलोग्राम्स हैं बैग रखे गए हैं, नर्सरी के बच्चे के लिए 1.5 किलो है, पहली जमात के बच्चे के लिए तकरीबन 2.5 किलो है, क्या ये आप समझते हैं कि इतना वज़न जो है बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं या इसको भी कुछ मज़ीद जो है कम करना चाहिए? ये छोटी क्लासेस का तो ठीक है, जो केपी ने आई थिंक जो गाइडलाइंस दी हैं इसमें जो क्लास 2 to 5 वाला आई वाज लुकिंग एट दैट इज़ 5.3 kg जी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी राय के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इट शुड बी 10% ऑफ द बॉडी वेट। और नॉर्मली जो 2nd ग्रेड का बच्चा है वो तकरीबन उसकी एज 7 साल के करीब है और 5th ग्रेड के बच्चे की उम्र तकरीबन 10 साल के करीब होती है। तो इन बच्चों का वज़न तकरीबन 18 से 32 किलो के दरमियान होता है। तो इट शुड बी मैक्सिमम आई थिंक 3 kgs, लाइक 3 किलो के करीब का वज़न वो बेहतर था एज कम्पेयर टू 5.3 kg। बाकी जो उनकी है 6 to 10 वाला 5.4 kg, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। अच्छा बिलाल, मैंने एक ये भी सवाल किया था कि क्या बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा भी ज़्यादा वज़न उठाना मुतासर करता है? कद बढ़ने के मसाइल होते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं बहुत भारी भारी बसते हैं, कद बेचारे बच्चों के क्या बढ़ेंगे। वालिदैन का और माओं का ये ख़ास कंसर्न होता है, इस हवाले से टिप्स भी दीजिएगा कि बच्चों की ग्रोथ फेज़ में कैसे उनके कद बढ़ने को इंश्योर किया जाए। असल में कद बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पट्ठों में लचक हो और आपकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर अनवांटेड स्ट्रेस ना हो। ये 2 चीज़ें जब होती हैं तो आपका कद बढ़ता है। तो जब बैकपैक वजनी होगा, एक तो आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, पट्ठे सख्त रहेंगे, उनमें दर्द रहेगा और हड्डियों के ऊपर वज़न आएगा, जिसकी वजह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ये अफेक्ट कर सकता है बच्चों के कद के बढ़ने को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, ये भी बताइएगा, आप तो खुद अमेरिका में रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? क्या वहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि बच्चों के बस्ते, एज, हाइट अप्रोप्रिएट, स्कूल का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे मसाइल कैसे हल किए जाते हैं? वहाँ पे एक तो रिसर्च स्ट्रक्चर बहुत उनका स्ट्रॉन्ग है। अभी क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में एक डॉक्टर क्योलिक ने और डॉक्टर ब्रैडली ने एक रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने सारी गाइडलाइंस दी और दे ट्राई टू फॉलो दैट। उसमें सबसे मेन जो उनका उन्होंने सोल्यूशन जो इसका निकाला है कि बैक एंड फोर्थ बुक्स नहीं लेके जाते बच्चे, वहीं पे लॉकर में रखते हैं और जो ज़रूरी किताब होती है जो घर जाके उनको होमवर्क मिला है उन्होंने पढ़नी है, सिर्फ वो कैरी करते हैं, अननेसेसरी स्टफ कैरी नहीं करते। ठीक है। और मोस्टली जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे कैन डू देयर होमवर्क एंड थिंग्स, असाइनमेंट्स। तो ठीक है, असाइनमेंट्स और वो सारा कुछ उस पे वो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बिलाल साथ थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, हमें बता रहे थे हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता वैसे लॉकर्स और स्कूल में इस तरह की चीज़ें। देखें ना आप सारा वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स आप बच्चों को क्यों वो नहीं दे सकते। हमारे पाकिस्तान में जब लॉकडाउन हुआ फरा, हमने उस वक्त देखा कि बच्चों को मसाइल ये थे कि हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हम तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। ये मसाइल तो यहाँ पर हैं, लेकिन एक अच्छा फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे,
इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि इस तरफ आखिरकार किसी ने सोचा तो है ना। बाकी जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो भी अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, और बाकी सूबों को भी देखना चाहिए जो केपी कर रहा है। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और बच्चों को ही लेकर एक और अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। स्टंटेड ग्रोथ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चों में पाई जाती है जो वालिदैन ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बार ग़िज़ाइयत की कमी और स्टंटेड ग्रोथ के बारे में बात की है। कौमी इदारा सेहत और बरतानिया के जो इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तानी आबादी में 44% बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी का यानी स्टंटेड ग्रोथ का सामना है, जो बड़ी तादाद बनती है अगर इसको देखा जाए करोड़ों में बच्चे। बिल्कुल, और अगर 6 माह से 23 माह तक के बच्चों की बात की जाए फरा, तो 85% बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको ये स्टंटेड ग्रोथ का जो मसला है, स्टंटेड ग्रोथ का ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ता है, नशोनुमा नहीं होती उनकी। जो है वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में कहा था, आपको याद होगा कि जी के जो हाइट है हमारे बच्चे उस कद तक ही नहीं पहुँच सकते। सिर्फ कद का मामला नहीं, ज़हनी नशोनुमा नहीं होती, पढ़ नहीं सकते, ज़िंदगी में अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। लेकिन इस बारे में हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हन्ना महमूद हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिसर्च। डॉक्टर हन्ना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमें बताइएगा ये स्टंटेड ग्रोथ है क्या और कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है कि ये बच्चा जो है इस मसले का शिकार है? जी अस्सलाम वालेकुम फ़राह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू है जिसके बारे में आज गुफ्तगू हो रही है। और ये एक ऐसा मसला है जो कि खाली गरीब घरानों में नहीं है, ये अमीर और खुशहाल घरानों में भी है। इस पर हम अभी बात करते हैं। स्टंटिंग बेसिकली एक ग़िज़ाई किल्लत की वजह से एक ऐसा मसला है जो कि लंबे अरसे तक जब ग़िज़ाई किल्लत बच्चों में होती है उससे उनकी कदो कामत कम हो जाती है, उसकी वजह से स्टंटिंग होती है। अब स्टंटिंग से होता ये है कि ना तो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी सही नहीं होती, और साथ साथ उसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर हो जाती है। जब बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी नशोनुमा नहीं होती, उसकी वजह से उसके स्कूल में या ज़हनी तौर पे कारकर्दगी बेहतर नहीं होती है। उसका असर ये होता है कि आगे जाके उसकी जो रोज़गार की सलाहियत है वो ख़राब हो जाती है और फिर गुर्बत की तरफ वो धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखें तो नेशनल सतह पर GDP पे असर होता है। तो एक बहुत बड़ा साइकिल है, और उसी बच्चे के घराने में जब और बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसी मुसीबत का और इसी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं, और ये साइकिल ख़त्म कभी भी नहीं होता। तो डॉक्टर हन्ना, वजूहात क्या हैं? बताती हूँ कि ये होता कैसे है। हाँ जी प्लीज़। और आपने ये भी कहा कि खुशहाल घरानों में भी होता है, तो ये तो हमारे लिए हैरत अंगेज़ बात है। ये कैसे हो सकता है कि खाते पीते वालिदैन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो स्टंटिंग है वो सिर्फ पुअर घरानों में या गुर्बत वाले घरानों में होती है। अब ग़िज़ाई किल्लत है ना, उसकी 2 मेजर वजूहात हैं। एक तो ये है कि खाने को कुछ भी नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा अलग मसला है जिसे फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। दूसरी एंड पे जो वजह है वो खाने को है घर में, थोड़ा बहुत हो या वाफिर मिकदार में हो, लेकिन उस खाने को सही तरीके से खाया नहीं जा रहा, उसको सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा। इन अदर वर्ड्स फीडिंग प्रैक्टिसेस गलत हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में बच्चा जो है जो खाना पीना खा रहा है उसका पेट भर गया है तो बस उसकी ना सारी की सारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग फीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से जो महदूद खुराक है वो बच्चे को मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वाइटामिन और मिनरल्स मादनियात इसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टंटिंग होती है। अब स्टंटिंग शुरू कहाँ से होती है? स्टंटिंग शुरू होती है माँ के, जो बच्चा पैदा करने वाली माँ होती है ना, उसके हमल से पहले से शुरू होती है। अब अगर ऐसी औरत जिसका बच्चा होने वाला है या अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका हमल, उसकी ग़िज़ाइयत को नहीं ख्याल रखा जाएगा, उसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कमी होगी, जिसकी वजह से बच्चे की अंदर ग्रोथ सही नहीं होगी और वो जब पैदा होगा तो वो सही तरह से पैदा नहीं होगा। तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है हमल से पहले वाली स्टेज, जिसमें ग़िज़ाइयत का ख्याल ही रखा जाता।
दूसरी स्टेज है हमल के दौरान की स्टेज, जिसमें ग़िज़ाइयत का अगेन ख्याल नहीं रखा जाता, ख़ास तौर पे आयरन और फॉलिक एसिड नहीं फराहम किया जाता। तीसरी स्टेज है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे माँ का दूध नहीं दिया जाता। चौथी स्टेज ये है कि पहले 6 महीने के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध नहीं दिया जाता। यहाँ पे मेरी मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध से मुराद है कि पानी, कावा, गुट्टी, शहद, ग्राइप वाटर ये कुछ भी नहीं देना, ठीक है, ये दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर 5वीं स्टेज ये है कि जब ठोस ग़िज़ा का टाइम शुरू होता है तो उस वक्त एक तो ठोस ग़िज़ा गलत वक्त पे शुरू की जाती है, जैसे WHO के मुताबिक 6 महीने है जब शुरू होनी है, लेकिन कुछ लोग पहले शुरू कर देते हैं जिससे खाना सही तरह से जज्ब नहीं होता अंदर। और फिर आगे जब उसकी शुरू हो भी जाती है ठोस ग़िज़ा तो वो वाफिर मिकदार में, यानी उसके डिफरेंट फूड ग्रुप्स में नहीं दी जाती। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिस पे जब ख्याल नहीं रखा जाता तो ये मसाइल होते हैं। पब्लिक हेल्थ में एक टर्म यूज़ की जाती है 1000 डेज़, 1000 दिन। ये वो 1000 दिन हैं जो कि हमल से शुरू होते हैं बच्चे के, जब कंसेप्शन होती है, और पहले 2 साल तक चलते हैं। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाई जाती है। इन 1000 दिनों में अगर बच्चे की ग़िज़ाई किल्लत डेवलप हो जाए और 2 साल से आगे ये किल्लत चल पड़े तो बहुत मुश्किल है कि वो रिवर्स हो सके और बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है कि उसी माहौल में रहते हुए उसकी जो स्टंटिंग है वो बेहतर हो सके। अच्छा, यानी जो आपने बताई तो हैरत अंगेज़ है कि बाद में हम बच्चे को जो मर्जी खा ले, उसके अंदर जो एक कद नहीं बढ़ेगा उसकी जहनी नशोनुमा मुनासिब नहीं होगी, वो अपनी एक मैक्सिमम हाइट या जो भी पोटेंशियल है उसका वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तो फिर इससे कैसे डील करना है, इसके लिए क्या हल आप तजवीज़ करेंगी? अब जो मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेजेस बताई थी उसमें हमें फोकस करना है। अच्छा, एक तो हल ये है कि जो हुकूमती सतह पर क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हमारी लीडरशिप इसमें काफ़ी सीरियस हैं, स्ट्रैटेजीज़ डेवलप हो रही हैं, पॉलिसीज़ डेवलप हो रही हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। वो तो एक हुकूमती सतह पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जो एक माशरे के अफराद होने की हैसियत से और घराने के अफराद होने की हैसियत से कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दे दें, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिस पे हम ध्यान देते तो स्टंटिंग प्रिवेंट हो सकती है। और वो क्या है कि जब एक औरत की शादी होती है, यानी वो बेशक एडोलेसेंस में ही क्यों ना हो, तो उसकी ग़िज़ाइयत पे फोकस किया जाए। हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो कल्चर बन गया है ना कि औरत को जो है वो सबसे आखिर में खाना खिलाना है। और ये मसला जो है ये खाली गरीब घरानों में नहीं है, खुशहाल पढ़े लिखे घरानों में भी यही मसला है कि जब खाना पकता है तो पहले घर के मर्द खाना खाते हैं, उसके बाद औरत की तरफ आती है। तो यानी जो खाने का आपका वाफिर मिकदार जो है या न्यूट्रिशियस डाइट है तो पहले ही कंज्यूम होगी और बचा कुचा माँ के पास आ रहा है। तो जब उस माँ को पहले दिन से ही सही ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो वो कैसे एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती है। और जब वो खुद सेहतमंद नहीं होगी, उसके अंदर खून की कमी होगी, तो वो कैसे एक बच्चे का ख्याल रख सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमल से पहले, हमल के दौरान उसकी ग़िज़ाइयत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, उसको आयरन और फोलिक एसिड दिया जाए। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध देना इंतहाई ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं, और जो पहले 1 घंटे के अंदर का दूध और पहले 3 दिन वाला जो दूध है उसमें जितनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे को मिल सकती है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद पहले 6 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कावा भी दे दो, जो घुट्टी भी दे दो, ग्राइप वाटर भी दे दो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। बेशक बच्चा रोए, बेशक बच्चा कुछ भी करे, रोने की वजह सिर्फ ये नहीं होती है कि बच्चा प्यासा है उसे पानी चाहिए, बहुत सी और वजूहात हो सकती है। डॉक्टर साहब ये भी उसके बाद फिर जब ठोस ग़िज़ा का टाइम शुरू होता है वो जी मुकम्मल कर लीजिएगा। जी 6 महीने का जो टाइम है उसमें उससे पहले अगर आप ठोस ग़िज़ा शुरू कर देते हैं तो बच्चे का जो स्टमक होता है, जो उसका मैदा होता है, वो उस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ होता। तो बेशक आप खाना दे भी दें उसे, वो खाना जज्ब नहीं होना है, उसकी अफादियत नहीं होनी है, बच्चे ने उल्टा बीमार होना है, उसे डायरिया हो जाएगा या उसे कोई और मसला हो जाएगा। और जब आप खाना शुरू भी कर रहे हैं तो आपने मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स देने हैं। फूड ग्रुप से क्या मुराद है? एक ग्रुप है हमारे पास फलों सब्जियों वाला, एक ग्रुप है हमारे पास दालों वाला,
गंदम वाला, एक ग्रुप है हमारे पास डेयरी वाला जिसमें दूध, घी, मक्खन ये चीज़ें आती हैं। तो आपने वेरिएशन लानी है। अगर आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक खाली दही खाता रहेगा या रोटी खाता रहेगा या खाली वो एक केला ही खाता रहेगा और लेकिन उसका पेट भर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे मुकम्मल ग़िज़ाइयत जा रही है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि 44% जो है पाकिस्तानी बच्चे इस मसले का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें देखने में इल्म नहीं होता। क्या हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी इस मसले का शिकार हैं या इन बच्चों को देख के पता लग जाता है? जी अच्छा, अब जो ग़िज़ाई किल्लत है ना वो दो तरह की होती है, एक जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है और एक जो नज़र नहीं आ रही होती। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि पढ़े लिखे खुशहाल घरानों भी मसाइल होती हैं, दो तरह की किल्लत होती है। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट से मुराद है ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो कि बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि जब ना हो तो बच्चे का कद छोटा हो जाता है, बच्चे का वज़न कम हो जाता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं और छोटी छोटी चीज़ें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इसकी भी किल्लत होती है अंदर, जिसकी वजह से बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसमें मतलब एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमें पता चल जाता है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता चलता है, वालिदैन को नहीं पता चलता कि उसके अंदर कमी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा थोड़ा सा पेल हो जाता है, उसके नाखूनों में वाइट निशान आ जाते हैं, उसकी आई साइट पर असर होना शुरू हो जाता है, उसकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो फिर उसके जिस्म में भी दर्द होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जो ऐसी अलामात हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। वेरी मच डॉक्टर हना फॉर अ वेरी एलिजिबल दिस कन्वर्सेशन जो कि आपने हमारे साथ शेयर की है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलेंगे अब हमजा, ये जो एलिमेंट है हमारी ज़िंदगी में अब बहुत अहम हो गया है। सोशल मीडिया के बगैर लगता है ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेजार नज़र आते हैं और अक्सर लोग ऐसे हैं जो बेजार नज़र आते हैं। अब मेरे साथ कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से बेजार हो जाते हैं कि भाई तुम तो हर वक्त मोबाइल से लगे रहते हो। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है, अब शादियाँ भी मुश्किल होती जा रही हैं। ये ना एक बड़ी वायरल हुई एक खबर जिसका ताल्लुक एक साहब जो कि भारत के शहर मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने दुल्हन का इश्तिहार दिया, आपके सामने आ रहा है। उसमें उन्होंने चले बाकी जो शराइत रेगुलर होती हैं वो तो होती हैं, उनकी जो आखिरी वाली लाइन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुल्हन उन्हें चाहिए है जो कि सोशल मीडिया एडिक्ट ना हो। सो ये लगा कि बहुत मुश्किल से एक शर्त है। अच्छा, वैसे ये जेन्युइन शर्त भी है, ये कोई मतलब कि लड़के को ढूंढना हो या लड़की को ढूंढना हो, दोनों के लिए ना पूछ लेना चाहिए भाई आप ट्विटर पर कितनी देर रहते हैं, आप व्हाट्सएप कितनी देर यूज़ करते हैं। और ये वैसे है बहुत टिकटॉक पे कितना रहते हैं आप, सोशल मीडिया स्टेटस कितना लगाते हैं, कितने लोग सेल्फी लेते हुए जो है वो शिकार हो चुके हैं बात का, क्योंकि वहाँ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया इसकी है, इसको रहमत ही रखना है, जहमत नहीं बनने देना कैसे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात रबिया खान साहिबा। रबिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। रबिया साहिबा, ऐसा क्या है कि लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहे? क्या ये टेक्नोलॉजी के साथ एक नेचुरल सा ताल्लुक बन गया है या फिर कोई बंदा ज़्यादा जब सोशल मीडिया यूज़ करता है, हम इसको कहेंगे साइकोलॉजिकली कुछ मसाइल हैं इसमें? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन में जिनमें 4-5 क्वेश्चंस कर डाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपको बता दूं, आई अंडरस्टैंड कि टाइम कम है और आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। बीइंग अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ और आप शायद इस बात का यकीन ना करें कि पेरेंट्स आते हैं और ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। क्यों ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हम एडिक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन अगर इसको कहा जाए तो एक तो ये कि कोविड-19 ने भी इसमें एक रोल प्ले किया, जो बीच वाला चला उसमें ये एडिक्शन मज़ीद बढ़ गई। बट थोड़ा सा अगर आप देखें ना कि ये एक ऐसा ऐप है जो कि हर जगह पे मौजूद है, हर एक के हाथ में मौजूद है। पहले टीवी पे होता था एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, आप टीवी साथ लेके नहीं चलती थी, टीवी सामने पड़ा होता था। अब आपके हाथ में जब एक ऐप आ गया है और वहाँ पे आप जैसे ख़वातीन की बात है कि ख़वातीन लव टू टॉक, दे वांट टू गॉसिप, वो ये चीज़ें देख रही होती हैं तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जहाँ पर वो चैटिंग भी कर रही हैं, वो एडिक्ट हो जाती हैं। एडिक्शन की अगर बात की जाए, यूजुअल नॉर्मल रूटीन की हम सब लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, नौजवानों के बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं।
जहाँ पर सोशल मीडिया पे बच्चे मौजूद हैं, ख़ासतौर पे मैं अगर लड़कों की बात करूँ कि ऑलरेडी अगर मेंटल हेल्थ की हवाले से मैं बात करूँ तो बहुत से नौजवान ऑलरेडी एंग्जाइटी का शिकार है। उसके और बहुत से रीजंस हो सकते हैं, करियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, करियर चॉइसेस नहीं हो पा रही। तो इस तरह के बच्चे अगर सोशल एंग्जाइटी में हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल फोबिया होता है, दे कांट टॉक विद पीपल, दे कांट कम्युनिकेट विद पीपल, तो इनके लिए ये एक सेफ हेवन बन जाता है जहाँ स्ट्रेंजर्स के साथ ये अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस पे बात करते हैं। ठीक है, आज का नौजवान बच्चा लोनली है, ठीक है, सो उसको कोई चाहिए, तो उसको कोई एक सिक्योर चाहता है। हल बताइए। जी फरा, मैं हल की तरफ ही आ रही हूँ। हल में देखें, कहीं जगहों पे तो इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अब बन गए हैं। ये मैं बात कर रही हूँ, आई गेस थाईलैंड है कि कहाँ, वहाँ पे बना हुआ है जहाँ बच्चों को एडमिट किया जाता है, सेम एज एडिक्शन जो होती है ड्रग्स की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन टाइम रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट जो मैं बात करना चाहूँगी, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये चेक करें। मैं ये नहीं कहूँगी, हरगिज़ नहीं कहूँगी कि इससे इनको बैन कर दें, क्योंकि इसके फ़ायदे भी नौजवान बच्चों को और औरतों को सबको पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो बैन नहीं करना, क्योंकि इसमें नौजवानों की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है अगर वो अच्छे गेम्स खेल रहे हैं, हैंड आई मूवमेंट है। तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना, स्क्रीन टाइम देखना, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जाना, ये सारा इन चीज़ों पे है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, जो कि आजकल बच्चों में हो रही है, बच्चे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें आप इनको जा सकते हैं और इनकी सपोर्ट एंड हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद। मैं एक बात बताऊं हमसा, हमें एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था एज फैमिली नॉर्दर्न एरिया में जाने का ना, तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे एंड दैट वाज दी फैमिली टाइम। सो मुझे लगता है कि अगर आपको लगे ना कोई भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा, तो किसी ऐसे एरिया में घूमने फिरने चले जाएं जहाँ सिग्नल्स ना हो, कम्युनिकेशन ना हो। और फरा का मोबाइल फरा के हाथ में नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले चलेंगे किधर? टॉप स्टोरीज की। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 15 साल मुकम्मल। हौलनाक ज़लज़ले से 1 लाख अफराद जाँ बहक, 1.25 लाख ज़ख्मी हुए। ज़लज़लों के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क करार। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाला भारत हेरा फेरी से बाज न आया। यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल इंडियन पैदावार करार देने की दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान का भारतीय दरख्वास्त चैलेंज करने का फैसला। नेशनल T20 कप का पहला मरहला सनसनीखेज मुकाबलों के बाद खत्म हो गया। पॉइंट्स टेबल पर नॉर्दर्न सर-ए-फहरिस्त, दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा बराजमान। इवेंट का दूसरा मरहला कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। जनाब, ऐसी है कि 8 अक्टूबर 2005 को वो हौलनाक ज़लज़ला था, क़यामत खेज़ ज़लज़ला था कि जब आप लोगों ने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया उसको, तो वो ऐसे खौफ आ रहा था शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। फरा जो थी, मानसहरा भी गई, बालाकोट भी गई, 15 तहसीलें थी आज़ाद कश्मीर की, और उस वक्त के सूबा सरहद की जो KP है अब, वो सफ़ाए हस्ती से ही मिट गई थी। जब फरा ने वो विजिट किया, हम फरा से पहले पूछते हैं फरा को कैसा लगा था? ना हमजा, जब ये ज़लज़ला आया तो एक तो इस्लामाबाद में मरगला टावर गिर गया था। सो वो आपके आंखों के सामने एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिर गई और तबाही और लोग उसमें। फिर आपको पता चला मानसहरा और वो एंड सॉटीज़ आ रही थी, हेलीकॉप्टर्स मूवमेंट थी, पेशेंट्स लाई जा रहे थे। उस वक्त पाक फ़ौज ने ये भी किया था कि वो सॉटीज़ लेके जाते थे, इमदादी सामान की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की, साथ जर्नलिस्ट भी जाते थे ताकि वो कवर कर सकें, लोगों को आगाह कर सकें और बता सकें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पे जो हालात थे वो तो नाकाबिले बयान हैं।
लेकिन जो लोगों का जज्बा था वो हमज़ा आप यकीन करो कि इतना सामान, इतनी चीज़ें थी कि रखने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमने उसके बारे में भी आपको आगाह करना है कि वो इलाके जहाँ पे कि ज़लज़ले से तबाही आई थी वहाँ बहुत सारी जगहों पे आबादी हुई, नए स्कूल बने, तबाह हुए, और अब की सूरत हाल क्या वो स्कूल फिर से आबाद वैसे ही हो सके? एबटाबाद से आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी आदिल, बताइएगा। जी 8 अक्टूबर 2005 को होने वाले अलनाक ज़लज़ले को आज जो है वो 15 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया उसमें ज़िला एबटाबाद के अंदर 300 से ज़ायद तालीमी इदारे जो थे वो मुतासर हुए थे। तमाम एबटाबाद शहर में अब तक जो तालीमी इदारे हैं उनमें 100 के करीब जो है वो तालीमी इदारों को तो इंतजामिया और हुकूमत की जानिब ने दोबारा तामीर भी कर दिया गया और बिलखसूस जो शहर में थे वो तो मुकम्मल कर लिए गए। तमाम बात की जाए एबटाबाद के दही इलाकों की, यहाँ पे 200 से ज़ायद तालीमी इदारे ऐसे हैं जो ताहाल अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा सके। बहुत सारे तालीमी इदारों की बुनियादें रखी गई हैं, इमारतें कर दी गई हैं, ताम उन पर जो है अभी तक जो है वो छत जो है वो नहीं डाली गई। इस वक्त मैं एक प्राइमरी स्कूल मंडी चमियाली के अंदर मौजूद हूँ। इस स्कूल की इमारत तो खड़ी कर दी गई है, यहाँ पे छत तक नहीं है, ना ही यहाँ पे वॉशरूम है, बल्कि यहाँ पे बच्चों के लिए पीने का पानी तक भी जो है वो मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे मामूली सी भी बारिश हो जाती है तो बच्चों को छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। शदीद गर्मी होती है तब भी जो है वो बच्चों को जो है वो घर भेज दिया जाता है, जिससे बच्चों की तालीम को जो है वो शदीद जो है वो मुतासर हो रही है। यहाँ पे मेरी बात हुई यहाँ पे असातिज़ा इकराम से, यहाँ जो मुकामी अफराद हैं वो बार बार हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो दूर दराज इलाकों में से आकर तालीम हासिल जो है वो शहरों में जाकर नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग हैं। हुकूमत जो है वो फिल फोर ये तालीमी इदारे जो मुतासर हुए हैं ज़लज़ले में इनको तामीर किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो इल्म की। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। हमारी तवज्जो दिलाई है, 15 बरस गुजर गए। सो हमारी तवज्जो दिलाई है आपने एक बहुत अहम मसले की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि इस बारे में इकदाम किए जाएंगे ताकि बच्चों के सर पे छत हो जहाँ पे वो तालीम हासिल करने के लिए मौजूद हो और महफूज छत हो। ये महफूज होना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से हम बात करेंगे जियोलॉजिस्ट से, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिद रफ़ी साहब हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। जाहिद रफ़ी साहब, बताइएगा, पाकिस्तान जो कि ज़लज़लों के लिहाज से हसास तरीन 5 ममालिक में शामिल है, यहाँ पे ज़लज़लों के हवाले से रिसर्च की जा रही है कि कौन से मकामात ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर शहरी आबादी ना हो, वहाँ पर तामीरात मुनासिब हो, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जब 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, जिसकी वजह से 76,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लाखों जख्मी हुए थे और बहुत ज़्यादा इकनॉमिक लॉसेस हुए थे। और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का पूरा जो एक सिस्टम था जो एनालॉग था उसको चेंज करके फिर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ गए और 2005 से लेके अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी करते हैं और उसमें रिसर्च भी करते हैं। अब रिसर्च के लिए फिर हमने मुख्तलिफ कंट्रीज जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ नॉर्वे होता है और इसके अलावा हमारे साथ इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है। तो इन मुल्कों के साथ मिल के जो है वो हम रिसर्च करते रहते हैं। अब मज़ीद जो है कि हमारे साथ और भी मुल्क जो है वो शामिल होते जा रहे हैं ताकि इस पूरे रीजन की, जैसे कि न सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट है बल्कि हमारे साथ ईरान को है, इंडिया को है, अमान है, यमन है, ये ऐसे मुल्क हैं, ये सारे मिल के जो है वो हम आपस में कोलैबोरेशन करते हैं और रिसर्च में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जी ठीक है जाहिद साहब, ये भी बता दिए पाकिस्तान के कितने शहर हैं और कौन कौन से शहर हैं जो फॉल्ट लाइंस पर हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है उसका यूँ कह लीजिए कि 2/3 पोर्शन जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ये फॉल्ट जो है ये नॉर्दर्न एरियाज में भी है, हमारे बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान के वेस्टर्न पोर्शन में है और एक फॉल्ट जो गुजरती है बलूचिस्तान के सेंटर से गुजरती हुई ये समुंदर में दाखिल होती है। और उसके अलावा एक और फॉल्ट है जो कि अरेबियन सी में है, जो कि हमारे मकरान कोस्ट से तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर अवे है। तो इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान का एक मेजर पोर्शन जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ऑब्वियसली कुछ फॉल्ट जो है वो बहुत एक्टिव है, कुछ फॉल्ट जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है और जो छोटी फॉल्ट्स हैं उसमें 2, 3 और से लेके 4 मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब ये जो अर्थक्वेक्स हैं इतने डैमेजिंग नहीं होते, हाँ शेकिंग होती है थोड़ी बहुत उसमें। अगर ये ज़्यादा शैलो हो जाए तो उन एरियाज़ में अगर कच्चे घर हैं
तो वो कुछ डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरिया साइड पे और हमारे साथ जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्टिव फॉल्ट्स हैं। इन एक्टिव फॉल्ट्स के अंदर एक तो ये है कि छोटे अर्थक्वेक तो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है वो अर्थक्वेक जो 6 मैग्नीट्यूड को क्रॉस करते हैं वो 3 से 4 साल के बाद होता है, और वो अर्थक्वेक जो 7 मैग्नीट्यूड क्रॉस करता है वो ऑलमोस्ट का जो रिटर्न पीरियड है एवरेजली 8 से 10 साल। जाहिद साहब ये बताइएगा कि क्या जो नई इमारत बनाई जा रही हैं उसमें जल्जले से बचने की सलाहियत रखी गई है? जो मैं जाहिद रफ़ी साहब से भी, जापान में बहुत जल्जले आते हैं लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि वो उसको रेजिस्ट कर जाती हैं, इतनी तबाही नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी क्या नया बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल है अब? देखिए, इसमें अब काफ़ी काम हुआ है। 2005 के बाद भी बिल्डिंग कोड्स पाकिस्तान के रिवाइज हुए थे, और चूँकि इसमें अब काफ़ी साल गुजर गए इसलिए अभी फिर जो है वो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम बना है जिसमें बिल्डिंग कोड जो है दोबारा रिवाइज हो रहे हैं। तो अभी जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हों या लोग खुद जो बनाते हैं, जो समझदार हैं, जो पक्के घर बनाते हैं, उनके अंदर बाई लॉस का बिल्कुल उसकी जो है पाबंदी की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। इसलिए आजकल जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग है तो चाहे वो छोटे घर हैं, वो इतने ज़रूर महफूज आते हैं कि दलदलों के आने से भी वो शेकिंग जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जाहिद रफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद। लेकिन ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम उन बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक हसास ऐसे इलाके में है जहाँ ज़लज़ले आने का ख़तरा हमेशा रहता है। डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ हैं। डॉक्टर सईद अख्तर जो है मुल्क के मारूफ यूरोलॉजिस्ट हैं, और जिस ज़माने में ये ज़लज़ला आया मैं वाकिफ़ हूँ इससे, PKI के प्लेटफॉर्म से इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। बहुत सारे उन लोगों में शामिल थे जिसमें डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, जिसमें ईदी फाउंडेशन थी, बहुत सारे इदारे मिल के काम कर रहे थे, PKI भी उनमें से एक थी, अल-खिदमत फाउंडेशन समेत बहुत सारे रज़ाकार थे। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आपके ख्याल में हम इस तरह की खुदा न खासा किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए उस वक्त तैयार थे? क्या सूरत हाल आपने उस वक्त देखी थी? नहीं, देखिए, थैंक यू वेरी मच फराह। देखिए, उस वक्त तक तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। इट वाज ऑल अ सरप्राइज, सो मच सो कि पहले दिन कुछ और रिपोर्ट हुआ, अगले दिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज कुछ और रिपोर्ट हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त तो हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। ना सिर्फ इस बात की तैयारी नहीं थी कि ज़लज़ले को कैसे प्रीएम्प्ट किया जाए, कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, इस बात की भी तैयारी नहीं थी कि ज़लज़ला आए तो करना क्या है। तो ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में थे, तो मैं एयरफोर्स बेस पे रहता था। जो 65 की वॉर थी वो मैंने देखी, और मैं समझता हूँ कि 65 की वॉर के बाद ये जो ज़लज़ले वाली जो इवेंट था, इसमें मैंने पूरे कौम को मुत्तहिद होते देखा है, कॉज के लिए खड़े होते देखा। हर आदमी, छोटा बड़ा जवान, यहाँ पे मैं जब ये ज़लज़ला आया उस दिन मैं अमेरिका में था, तो फ़ौरन अगली फ्लाइट लेके मैं वापस पहुँचा, और फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ने सारी एक्टिविटीज़ शुरू की। जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस नॉर्थ अमेरिका, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, वो हमें सपोर्ट करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त जो तबाही का आलम था फरक, वो तो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। मतलब हम वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पहले लोग थे जो एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह पहुँचे जहाँ पे ये ज़लज़ले के 3-4 दिन के बाद की बात है कि हर चीज़ मिट चुका था, उनका ज़मीनी रास्ता मिट चुका था, कठाई उस गाँव का नाम था। और जब हमने वहाँ पे लैंड किया है तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ह्यूमन डेस्परेशन का ये आलम नहीं देखा कि लोग, अगर वो फौज के जवान हमें प्रोटेक्ट न करते तो शायद वो हमें मार ही डालते खाने के लिए। तो मैं कहूँ कि वो एक बहुत टफ टाइम थे, लेकिन कौम ने बड़ा यकजहती का मुजाहरा किया। हर आदमी चाहे वो फौज हो, चाहे सिविलियन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर आदमी ने बिल्कुल दिल खोल के उसमें कंट्रीब्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वो 6 कैंप्स चल रहे थे डिफरेंट प्लेसेस में। ज़्यादातर वर्क हमारा कश्मीर में ही था, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में उन्हें स्कूल भी बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया अपना की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही एक ऐसे मूवमेंट थे जो कि कौमों को मुत्तहिद करते हैं, कौमों की रियल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। और इसीलिए मेरा बड़ा बिलीव है पाकिस्तान के अंदर कि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, हम अगर एक कौम के तौर पे खड़े होने चाहें तो हमारे पास बड़ी यंग एग्जाम्पल है, नॉट टू फार, 15 साल पुरानी बात है, अब तो शायद हम और भी बेहतर हो गए हों। तो बहुत हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत पॉजिटिविटी है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि
कैसे लोगों में अल्लाह ताला ने सब्र दिया था। यानी मैं ऐसी ऐसी फैमिली से मिला जो इंसान को हिला देता है, जिनके 5-5, 6-6 बच्चे, बड़े घर के लोग मर चुके थे और उन्होंने कोई कलमा कुफ्र नहीं अदा किया और उस हाल में भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ अमेरिकन आए, दे वर एब्सोल्युटली सरप्राइज, एक साइकाइट्रिस्ट लोग भी थे, तो वो कहने लगे कि इस तरह के लोग हैं जो कि इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अमेरिका में तो हम लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं इस तरह की बात। तो ये अल्लाह का फेथ हमें बहुत बड़ा हमारा ड्राइविंग फोर्स। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि आपने चूँकि हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, गज़ा का वाक़या हो तो आप वहाँ भी पहुँचे हैं, यहाँ पाकिस्तान में एक कैटास्ट्रोफिक एक था, आप वहाँ पे भी, क्या आप समझते हैं मेजर्स जो आपने नोटिस किया है, सजेस्ट करना चाहें कुछ के खुदा न खास्ता ऐसे हंगामी सूरत हाल में हुकूमती सतह पे क्या इकदाम होने चाहिए, प्रीएम्प्टिव मेजर्स? जी देखिए, इसमें जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना, ये एक फुल सब्जेक्ट है और इसमें हमारे पास NDMA और PDMA टाइप की अथॉरिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी इफेक्टिव हैं, उनकी क्या एक्सरसाइज हैं। एक ज़माने में सिविल डिफेंस बड़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। जब हम छोटे होते थे तो सिविल डिफेंस और बॉय स्काउट्स ये बड़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस थी जो लोगों को इस तरह की प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार करती हैं। अब वो पता नहीं उनको क्या हो गया है, कहाँ वो बैकग्राउंड में चली गई है। मैं समझता हूँ कि विद इमीडिएट इफेक्ट गवर्नमेंट को बॉय स्काउट, गर्ल स्काउट सिस्टम को, गर्ल्स गाइड जो होती थी, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। जो ये जो सिविल डिफेंस के अदारे हैं उनको एक्टिवेट करना चाहिए, उनकी प्रिपेयर्डनेस बेहतर होनी चाहिए। तो अब तो देखें ना, हम आए दिन कभी कोई फ्लड आ रहा है, तो कभी कोई ज़लज़ला आ रहा है, तो कभी कोई और मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। अभी सिंध में सब बुरे हालात है फ्लड की वजह से। तो ये हम तो मतलब एक कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगलिंग नेशन है। और मगर फरा इसमें जो बहुत अच्छी बात है ना कि ये हमारी एक नेशनल रेजिलियंस को भी शो करती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का के ऊपर इतमाद और हमारा जो एक रेजिलियंस है हमारे अंदर, जो अल्लाह ने एक फाइट बैक करने की सलाहियत दी है हर बुरे हालात में, मैं समझता हूँ वो हमारी बहुत बड़ी पावर है और बहुत बड़ा हमारा सरमाया है। और ख़ास तौर पे मुत्तहिद होने की सलाहियत बुरे हालात में, मैं समझता हूँ कि ये मैं हेटी गया जब वहाँ पे ज़लज़ला आया, इस तरह मैं सुनामी में भी गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि और मैंने उनकी स्ट्रेंथ्स भी देखी, लोगों की वीकनेसेस भी देखी। तो जैसे हेटी में मुझे बड़ा अजीब लगा कि वहाँ पे चोरी के वाक़यात सडनली बहुत बढ़ गए और हेशी अथॉरिटीज़ को हमारी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स अरेंज करने पड़े। मतलब इधर हम थे कि हर आदमी इक्का दुक्का वाक़यात यहाँ में बड़े ख़राब हुए, लेकिन मैं समझता हूँ वो बड़े स्पोरेडिक किस्म के वाक़यात थे। जनरली जो था ना, मैं समझता हूँ कि कराची से पेशावर तक जो लोगों का रिस्पॉन्स था ओवरवेलमिंग था। कि दिल से, जान से, माल से, हर लिहाज से कौम एक हुई और एक कॉज के लिए खड़ी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने जैसे मैंने बहुत लोगों ने बहुत काम किया, कोई शख्स ऐसा नहीं था जो किसी न किसी स्ट्रेंथ के साथ पेश ना हुआ, हाजिर ना हुआ। अल्लाह ताला हमें हर नागहानी आफत और हादसे से हमेशा हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी अमान में रखे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और फरा, मुल्की बंदरगाहों पर ना खिलाफ कानून ममनुआ और ख़तरनाक मवाद बरामद करने का इंकशाफ। अच्छा, मुझे ये अभी पूछेंगे अपने रिपोर्टर से, मुझे इससे खुदा न खास्ता बैरूत का धमाका याद आ गया। आपको मालूम है वहाँ पर भी इसी तरह से चीज़ें जो है वो लाई गई थी। एक बहरी जहाज़ था जिसमें इस तरह से मतलब एक्सप्लोसिव थे जो खड़े रहे वहाँ पे, फिर वो बाद छोड़ के भाग गए। बड़ी बड़ी बातें बनी, किसी ने क्या हुआ और ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक है। ये मवाद कैसा है, निशानदही हुई, उसके बाद जो दरामद कर रहे थे उनका क्या बना, जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, प्रिया भट्टी साहब, बताइएगा कैसा मवाद है जिसकी निशानदही हुई है? हमजा, देखिए, बंदरगाहें पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क की हों, उस मुल्क की मौशी तरक्की के अंदर उनका कलीदी किरदार होता है। महफूज बंदरगाहें, उनका ऑपरेशनल जो निज़ाम है वो महफूज हाथों में हो और उनको एफिशिएंटली रन किया जा रहा हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बंदरगाहों पे ऊपर कुछ इम्पोर्टर्स न जाने कौन सा ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि कस्टम्स हुकाम की आंखों में धूल झोंकते हुए वो ऐसा ममनुआ और ख़तरनाक मवाद इम्पोर्ट कर लेते हैं जो जब अक्सर और बेहतर चेकिंग के दौरान पकड़ा जाए तो फिर उसका कोई वली वारिस नहीं होता। कुछ अर्सा कबल तक कराची की बंदरगाहों के ऊपर कुछ कंटेनर्स ऐसे पकड़े गए जिसके अंदर ग्रेनेड थे, जिनके उनके अंदर वो इस्तेमाल हुए थे या उनके अंदर बारूद तो नहीं था लेकिन बड़ी तादाद में थे, जिस बात में खदशा होता है कि न जाने कुछ हादसा पेश आ सकता है। इसी तरह बॉम्ब शेल भी कंटेनर्स वहाँ पर मंगवाए गए। जब उनको चेक कर लिया गया तो कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं पहुँचा। बरसों काफ़ी अर्से तक इंतज़ामिया ने कोशिशें की, मुतलका हुकाम पहुँचे, कस्टम्स हुकाम की आंख नहीं खुली।
उनको पकड़ा जाए कि कौन लोग हैं जो ऐसे खतरनाक तरीन मवाद यहाँ पर इंपोर्ट करके लाए, किस मकसद के लिए लाए। तासुर ये दी जाता है कि कुछ मिस डिक्लेरेशन के ज़रिए ऐसी चीज़ें मंगवाई जाती हैं जो कि किसी भी वक्त किसी बहुत बड़े खतरे और हादसे का बाइस बन सकती हैं। कस्टम्स हुकाम की उस मामले में बड़ी उनकी विजिलेंसी की ज़रूरत है जो दिखाई नहीं देती। उनके पास सिस्टम है, उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिनके नाम के ऊपर जीडी खुलती है, कौन लोग हैं, किन्होंने बिल ऑफ लैंडिंग जारी करवाया, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। बहुत खतरनाक प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इसी के साथ एक और बड़ा संगीन मामला है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मामला। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सैकड़ों कंटेनर्स वहां पर आते हैं, बिलखसूस केपीटी की बंदरगाहों के ऊपर मौजूद डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर। वहां से उनको कुछ सैकड़ों कंटेनर्स क्लियर हो चुके हैं और बहुत से कंटेनर वहां मौजूद हैं। अब कंटेनर इंतजामिया के पास वहां पर रखने की जगह नहीं है, लेकिन उनके को डैमेज पे करने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान की हुकाम ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया, बहरी अमूर की हुकूमत वजारत ने मीटिंग कॉल की, मामला तय नहीं पा सके। 4 अरब रुपए के वहाँ डैमेजेस हैं जो मुख्तलिफ टर्मिनल्स को अदा होने, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके नतीजे में तमाम टर्मिनल्स का ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा मामला जो कि चेयरमैन केपीटी एडमिरल रिटायर्ड जमीर अख्तर खान साहब ने वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी साहब को खत लिखा है। उस खत के अंदर उन्होंने 2 बहुत संगीन मामलात उठाए हैं। जमीर अख्तर साहब के मुताबिक एक KDLB कराची डॉक लेबर बोर्ड की एक स्कीम थी जो कि एक वाइट एलिफेंट बन चुकी है। ये स्कीम ये है कि इस केपीटी के टर्मिनल्स के ऊपर जो शिप आते हैं कि एग्रीमेंट हुआ माजी के अंदर, उसके अंदर लेबर उस वक्त बहुत इन्वॉल्व हुआ करती थी। मौजूदा दौर की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब लेबर्स का उसमें कोई ऑफ पैकिंग के अंदर ज़्यादा रोल नहीं रहा, सारा इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम के तहत ऑफ लोडिंग होती है या लोडिंग होती है कंटेनर्स की। 700 रुपये फी कंटेनर KDLB को जा रहे हैं, अरबों रुपए जाते हैं। उसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर बहुत संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं, पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को उसका बोझ उठाना पड़ता है। उन्होंने लिखा चेयरमैन KPT ने अली जैदी साहब को, क्या आप इसके ऊपर एक्शन लें, इस मामले को रिजॉल्व होना चाहिए। बोर्ड अप्रूवल दे चुका है, ये खजाने पर बोझ है और इस मामले को खत्म होना चाहिए, लेकिन वजारत बहरी अमूर इस मामले के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त करते हुए दिखाई नहीं देती हैरानकुन तौर के ऊपर। इसके साथ एक और बड़ा मामला जो आप बता रहे हैं खासे संगीन मामला है, तो फिर इसमें क्यों सुस्ती दिखाई जा रही है? ये देखिए, ये बड़ा हैरानकुन नंबर है। अली जैदी साहब बहुत एक्टिवली मामलात को परसू करते हैं, कोई भी इशू हो उनकी जुरिडिक्शन से बाहर भी हो, एक्टिवली ट्वीट करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं। अब ये मामला उनकी अपनी जुरिडिक्शन में है, उनको खत लिखा जा चुका है, हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं, वजारत बहरी अमूर के हुकाम से हमारी बात हुई है, उनके पास ये मामला मौजूद है। और उसके साथ एक बड़ा मामला जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए फ़ायदा पहुंच सकता है, वो है साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल, SAPTL का टर्मिनल जो कि डीप वाटर टर्मिनल कंसीडर होता है। चेयरमैन KPT पोर्ट ने स्टडी करवाई और उन्होंने कहा कि जो मुंबई के अंदर सेम 16 मीटर्स का जो डेप्थ की डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल है, वो पाकिस्तान बाकी टर्मिनल्स के मुकाबले में 50% ज़्यादा टैरिफ अदा करता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसके नतीजे में पूरे पोर्ट्स के टर्मिनल्स के जो एक अमूर है मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी वजीर बहरी अमूर साहब से गुजारिश की गई है कि आप इस SAPTL के टर्मिनल को जो उसका टैरिफ है उसे कम से कम 25% हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे कौमी खजाने को बहुत खतीर फायदा हो सकता है। उसके साथ दीगर टर्मिनल्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और उसके साथ जो वहां पर KPT ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की उसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर रिकवर कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, लेटर्स वहां पर मौजूद है, पूरी उसकी अच्छा ठीक है। ये बताइएगा कि इंपोर्टर्स का आपने बताया कि कुछ सारा बताया गया, लेकिन कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। जी ठीक है सुहेल भट्टी, आपने बताया कि जो इंपोर्टर्स हैं उनका कुछ पता ही नहीं लगता जब ऐसा मवाद, ऐसा कोई कंटेनर सामने आ जाता है। क्या कोई LC वाला मामला नहीं होता कि जो आलमी कवानीन है उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता? अगर LC नहीं खुलवाई जाती तो मालूम क्यों नहीं हो पाता कि LC के बगैर ये मवाद यहाँ पर आ कैसे गया, और अगर LC खुलवाई गई तो ये क्यों नहीं पता लगता कि फलाने शख्स ने मंगवाया? यासिर, बिल्कुल LC खुलती है, बिल्कुल उसका पूरा तरीक़ेकार है, पता चलाया जा सकता है अगर पता चलाने की आपकी विल हो। देखिए, ये एक बड़ा संगीन मामला है, बिलखसूस हम जो पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स के मामलात को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। वजारत बहरी अमूर, वजारत ख़जाना, FBR, कस्टम्स हुकाम मिलकर इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं अगर विल हो और मुबैना तौर के ऊपर कस्टम्स हुकाम के अगर उसके अंदर मावनत पीछे उनकी सपोर्ट शामिल ना हो, ये सारा काम, ये सारा खेल नहीं खेला जा सकता। और उस मामले को रोकने के लिए इन तमाम वजारतों का इस बंदरगाहों के मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से वजारत बहरी अमूर, वजारत ख़जाना, FBR का कलीदी किरदार है, लेकिन इनके अंदर हमें एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान दिखाई देता है, तो विल दिखाई नहीं देती कि इन तमाम मसाइल को जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के टर्मिनल्स के हवाले से हों,
पोर्ट कासिम के हवाले से वहाँ पर जो मसाइल है उनको हल करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट हो ताकि मसाइल हल हो सकें, उसका हमें फुकदान दिखाई देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो अनासिर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं। अब KTLB स्कीम की हमने बात की, SCPTL टर्मिनल की बात की, जिसके अंदर कौमी खजाने को खतीर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वजारतों की अदम तवज्जो की वजह से ये फ़ायदा कौमी खजाने को नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है और बहुत से मसाइल का बाइस बन रहा है और बहुत से फंड्स का मिसयूज़ होता है वहाँ पर। अच्छा भट्टी साहब, इसके बारे में कोई शहरी नहीं FIR दर्ज करा सकता या कोई इसके बारे में बात कर सकता है? यानी ये वो अमूर हैं जो कि लोगों से, आवाम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कोई सो मोटो नोटिस भी नहीं होता, कोई कहीं पे इसके बारे में सुनवाई भी नहीं होती? ऑन अ लाइटर नोट आई एम आस्किंग। देखिए डेफिनेटली होना चाहिए, ये हसास मामला है। हमने इस मामले को एक कौमी फ्रीज़र समझते हुए टेकअप किया और अब हम उम्मीद करते हैं कल ज़ैदी साहब और मुतलका अथॉरिटीज़, कस्टम्स हुकाम हो, FBR हो, वज़ारत ख़जाना हो, वो इस मामले का नोटिस लें। सारी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनके लिए भी चीज़ें गई हुई हैं, मुफ्तली जो खतो किताबत होती है उसकी इल्म में तमाम चीज़ें हैं, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक्शन अभी नहीं लिया गया। सुहेल भट्टी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हमें शेयर किया है, ये बहुत आई ओपनर है। कल मैं पढ़ रही थी अली ज़ैदी साहब की ट्वीट, वो कपास के ऊपर बात कर रहे थे कि कपास की जो कमी हुई है ना, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं, क्योंकि उन ज़मीनों के ऊपर शुगर की फैक्ट्रीज लगा ली गई। ये इशूज़ अपनी जगह अहम है, मगर जिसकी डोमेन में जो एरिया फॉल करता है वहाँ पर भी रेलवे हो या पोर्ट्स की बात हो या शाहराहों की बात हो, मवासलात की बात हो, वहाँ पर भी बेहतरी हमें नजर आनी चाहिए। गुज़रा सियासत पर बात करने के लिए बहुत जल्दी जो है ना आ जाते हैं और बयानात देते हैं, लेकिन जो अपना महकमा है उसमें खासे पीछे हमें नजर आता है कि उस पर बात करते हुए हिचकिचा रहे हैं। वो मुहावरा है, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक और सुबह बखैर। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे आपको। और अब जो खबरें हैं ना वो हमजा के इंटरेस्ट की है, सो हमजा बताएंगे हमें इसके बारे में। बड़े काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट किया, क्रिकेट से हम सारों की बड़ी मोहब्बत है। नेशनल T20 कप का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसका पहला मरहला तो ख़त्म हो चुका है, कल से दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। बात की जाए तो नॉर्दर्न की जो टीम है ना वो टॉप पे जा रही है, उसने अपने सारे मैच देखे और सदर्न पंजाब सबसे नीचे जा रही है। लेकिन बड़ा अच्छी बात यह है कि हमें नया टैलेंट भी देखने को मिल रहा है। जो टॉप स्कोरर जा रहे हैं वो नया टैलेंट है, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की, सबकी नज़रों में आ गए, सब ने ट्वीट्स की। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे जो है ना माहिराना राय लेते हैं। आकिब जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। बताइएगा कि आपने कैसा टैलेंट देखा है नेशनल T20 कप में। बैट्समैन की पहले बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक आपको कैसे लगे? देखिए, जब भी आप मौका देते हैं नए प्लेयर्स को, जैसे हैदर अली को मौका मिला, उसने साबित किया कि उसके अंदर टैलेंट है। और इस तरह के जो टूर्नामेंट है पिछले अगर 5 साल से देखें तो 90% जो नया टैलेंट है वो PSL से आया है, क्योंकि वो आपको हाईलाइट कर देता है, क्योंकि बाकी जो आपकी सारी डोमेस्टिक है वो तो ना को देखता है ना किसी को पता चलता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट है वो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अब जब टीवी के ऊपर मैच आता है और कंपेटिटिव टीम्स होती हैं तो डेफिनेटली जो टैलेंट है वो माना जाता है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अब्दुल्ला शफीक जो है उसने फर्स्ट क्लास में भी अपने फर्स्ट मैच में आई थिंक 100 किया और अभी भी तरह से वो फॉर्म में है। हैदर अली है जिस तरह, तो ये यंगस्टर्स हैं, ये इनको आगे ग्रूम करके दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। बैट्समैन के बाद बॉलर के हवाले से भी बताइएगा। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे इसमें आए हैं, मतलब हारिस रऊफ भी, शाहीन शाह अफरीदी भी, शादाब खान भी। इनके अलावा भी आपको कोई उभरता हुआ स्टार नज़र आया है, कोई राइजिंग बॉलर जो है आपने देखा है इस टूर्नामेंट में? बॉलर्स ने शाहीन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, हारिस ने भी इस अपनी फॉर्म वापस लाया, क्योंकि वो जो इंजरीज के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद उतना अच्छा PSL में परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आई थिंक ही इज फुली फिट। और दोनों ही लाहौर कलंदर के बॉलर्स जो है वो नंबर 1 और 2 है। इसके अलावा फिर एक और बॉलर अभी जो दिलबर हुसैन, अभी उसको हमने सीजन में ट्राई किया था लाहौर कलंदर से।
अभी वो सेकंड 11 में था, अब वो इस दफा जो लेग इनकी टूर्नामेंट की रावलपिंडी में है, वहां आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। अगर किसी में मुझे ट्रू पोटेंशियल नजर आता है तो वो दिलबर है, बिकॉज इज टॉल, उसकी बेस भी 150 तक है और उसके पास जो वेरिएशन है वो बहुत जबरदस्त है। बाकी इसके अलावा कोई रियल जो फास्ट बॉलर है देखूं तो कोई नया सामने नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। और मुझे अगर मैं नजर उठाऊं, लेग स्पिनर की बात की जाए तो उस्मान कादिर को आप कैसा देख रहे हैं? उस्मान को पहले भी मतलब वो नज़रों में तो सबके हैं, लेकिन लेग स्पिनर के तौर पे आपने देखा, वो मैं देख रहा था कि शुएब मलिक भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, हफीज़ को भी उन्होंने आउट कर लिया था। देखिए कंसिस्टेंट मौका देना होता है आपने। अगर आप देखते हैं कि यासिर शाह जो है उसकी क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच तक महदूद है, और उनके साथ भी एक दो बॉलर पीछे बैकअप के लगाने चाहिए, ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता आपको इंजरी हो जाए या आगे एक दो साल बाद आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, अभी से आइडेंटिफाई करें और दो बॉलर यासिर शाह के पीछे बैकअप में रखें, और शादाब खान के साथ भी इनको जैसे उस्मान है, इस तरह और भी काफी 2-3 बॉलर्स जो भी PSL में भी, माज खान भी एक बॉलर थे, फरजान राजा हैं, तो उनको टैग करें ताकि आपको कभी मुश्किल ना आए। एक तो बैकअप बनता रहे, दूसरा कभी आपकी इंजरी भी हो तो आपको परेशानी ना। ठीक है, और T20 आगे मुस्तकबिल में आप क्या समझ रहे हैं? ये जो टैलेंट अभी यहाँ पे ग्रूम हो रहा है, ये आइंदा आने वाले दिनों में T20 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान में कैसे आपको नज़र आता है कि हमारी कौन कौन सी साइड्स पे स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत आपको फील हो रही है? देखिए, एक तो आपको ये देखना है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें आपके T20 के कौन से स्पेशलिस्ट हैं वनडे और टेस्ट मैच की। तो इसमें शाहीन ने अपने आप को साबित किया है कि वो तीनों फॉर्मेट में चल सकता है, बट इसके अलावा जैसे हारिस है, हारिस T20 की हद तक इज गुड, बट जो वहाब रियाज के अलावा एक और ऑप्शन, एक दो ऑप्शन हमें चाहिए जो कि डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हो और ऊपर से बॉल को ऊपर से विकेट ले सकें। आई थिंक कि अभी भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, और ये जो आपको नया टैलेंट अभी नजर आया, जैसे बैटिंग में भी अब्दुल्ला शफीक है या हैदर अली है, अभी जिम्बाब्वे आ रही, तो उसमें जो आपके गैप्स हैं, एक और डेथ बॉलर चाहिए और न्यू बॉलर एक चाहिए जो बॉल को स्विंग करवाए। दिलबर के ऊपर नजर डालें, वो बहुत जबरदस्त उसमें टैलेंट है। और इसके अलावा जो आपका विकेट कीपर है, हाँ जी, अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि आपकी जो विकेट कीपर के जो ऑप्शंस हैं उसमें ज़िशान अशरफ है, उसको ट्राई किया जा सकता है, ताकि आपका जो वर्ल्ड कप T20 आएगा तो तब तक उससे पहले आपने कोई 6 महीने 8 महीने पहले अपने जो एक स्क्वाड इन द माइंड और जो प्लेइंग 11 है उसका आपको सोच लेना चाहिए और अभी से उसके ऊपर काम करो। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि रिजवान एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, उनसे बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं। कामरान अकमल के भी सिर्फ 2 रन्स का फ़र्क है। आप देखते हैं कामरान जो है वापस आ सकते हैं टीम में, या फिर अब रिजवान के साथ हम स्टिक हो चुके हैं, अब रिजवान को ग्रूम किया जाएगा क्योंकि सरफराज की भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। देखिए, रिजवान जो है वो टेस्ट मैच के हवाले से तो ठीक है, लेकिन जो T20 में क्योंकि वो लाहौर के साथ भी, लाहौर कलंदर के साथ भी रहे 3 साल, फिर अभी कराची किंग्स के साथ है 2 साल से। देखिए, अगर आप में वो टैलेंट हो T20 का, तो जब आप 5 सीजन खेलते हैं PSL के और सारे मैच खेलते हैं, तो आप वो टैलेंट जो है वो बाहर तो जरूर आना चाहिए। बट डेफिनेटली उसकी कीपिंग बहुत अच्छी है। अब इंग्लैंड में जिस तरह उसने कीपिंग की और टेस्ट में बैटिंग का भी उसका अच्छा टेम्परामेंट है, बट आई थिंक ज़िशान अशरफ या एक दो और ऑप्शंस को देखें, ताकि पीछे जाना, कामरान अकमल को लेके आना, फिर मैं वही कहूंगा कि हर साल वो परफॉर्मेंस करता था, उसको निकालने के क्या जवाब था। जिस तरह से सरफराज एक सेट कप्तान, सेट टीम, 2 साल से नंबर 1 टीम उसके अंडर, तो वो भी हमने ज्यादती की और अब उससे और पीछे जाएंगे तो और ज्यादा पीछे चलेंगे। मेंटल टफनेस की भी थोड़ी सी हमें बता दीजिएगा, इसलिए कि ये तो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, तमाशाई नहीं है, वो जो एक प्रेशर होता है उस तरह से नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट में डोमेस्टिक शुक्र है कि हो रहा है, फिर भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, नर्चर हो रहा है टैलेंट। आइंदा आने वाले दिनों में ये आपने ये तो बता दिया, फील्डिंग में जैसे हम बहुत मार खाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो और मेंटल टफनेस और इन चीज़ों के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, क्या कुछ आप समझते हैं मज़ीद करने की ज़रूरत होगी? देखिए, ये तो एक बबल में रहना और ये सारा दिन ग्राउंड, उसके बाद होटल,
मुश्किल तो बहुत है सबके लिए, बट जो 5-6 महीने ये घरों में भी बंद थे तो शुक्र किया होगा कि बाहर निकले, थोड़ी एक्टिविटी हुई है। जो फील्डिंग है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है जब आप रेगुलर क्रिकेट ना कर रहे हो, प्रैक्टिस ना कर रहे हो, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग में आप वापस आ जाते हैं 2-3 हफ्ते में, बट जो फील्डिंग है इट्स अ टफ जॉब। ये आपको रोज आपकी रूटीन जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आपको मुश्किल आएगी। जिस तरह के अजरुद्दीन बहुत जबरदस्त फील्डर हुआ करते थे, उनसे कभी पूछा कि आप क्या करते हो तो कहता कुछ भी हो जाए 100 कैच अ डे। इस तरह जो फील्डिंग रूटीन्स हैं दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और मेंटल टफनेस की जो आपने बात की है उसमें देखिए इस बबल में रहना और क्राउड के बगैर खेलना दो डिफरेंट चीजें हैं। उसका प्रेशर तो जरूर आएगा, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, बट जब क्राउड के सामने आप खेलोगे देन इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। वो हो सकता है कि कैमरा प्रेशर इज देयर, बट जो क्राउड का प्रेशर है वो जब किसी प्लेयर के ऊपर पड़ता है तो देन यू कम टू नो कितना मेंटली। बिल्कुल ठीक। आकिब जी साहब, एक तो मुझे ओपनर का बता दीजिएगा कि वो हमारा जो है ना हमेशा से रहता है कि सही नंबर के बाद हमें शायद ओपनर नहीं मिले थे। अब बाबर आजम खुद को तो ओपनिंग में ले गए हैं, फ़खर जमान हमारे पास ऑप्शन रहे, फ़खर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, शर्जील हमारे पास ऑप्शन है, और अब आप अगर देखें तो इमामुल हक ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तीसरे नंबर पर हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इमाम को T20 में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए फ़खर जो है वो है तो मैच विनर बट कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप ये देखना है कि कोई ऐसा प्लेयर जो, क्योंकि आप बाबर जो है ना एक स्टडी प्लेयर है, वो इस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो 10 ओवर या इस तरह से खेलने, वो एक मेंटेन करते हैं 7-8 ओवर। उनके साथ फ़खर टाइप, शर्जील टाइप या भी ज़ीशान मलिक लड़का है उसने रन किए हैं, ज़ीशान अशरफ जो है, तो इस तरह का एक प्लेयर वाला बंदा जो है अटैकिंग हो उसकी जरूरत है। इमामुल हक एंड बाबर ये कुछ समझ नहीं आती क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेयर्स आ जाएंगे और जो आपको एट टाइम्स जो ऊपर का जो 6 ओवर्स हैं दायरा है उसमें आपको 60+ रन भी आपको करने पड़ते हैं। बट आई थिंक शर्जील और फ़खर, ज़ीशान अशरफ, ज़ीशान मलिक, इनको हफीज को ओपन करवा सकते हैं, हमारे पास हफीज का ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए हफीज नंबर 4 में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उस वहां पे आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। हफीज और मलिक का जो रोल है बड़ा क्रिटिकल है। नीचे जो 6 नंबर पे आपको एक बंदा चाहिए जो रसल टाइप या उस तरह से बैटिंग, रज़ाक टाइप जो एट टाइम्स आपको 12 ओवर या इससे ज्यादा रन हो तो आप फिर भी हो वो आपके जीत लेंगे। ठीक है, PSL के बारे में भी बताइएगा कि PSL का क्या कुछ आगे इम्कानात और क्या सूरत हाल है, क्या लाया अमल है? देखिए अभी तो कोर्ट में हो रही थी, अभी फिर मीटिंग हुई है, मुशावरत हुई है कि इसका मॉडल जो है वो उसको बेहतर किया जाए। बट आई थिंक नवंबर में क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि इसको कराना है और अभी प्लेयर्स के भी फोन आना शुरू हो गया, फॉरेन प्लेयर्स के भी, क्या प्लान है। तो अभी 2 हफ्तों में सामने आ जाएगा कि कब से जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या लोकल प्लेयर्स हैं किस तरह से उनको एक बबल में फिर जाना रखना पड़ेगा। और ये बाकी मैचेस हैं ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होते तो फिर आप पैर में जो आपका सीजन 6 है वो भी खतरे में पड़ सकता है। आई थिंक होनी चाहिए और बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए PSL। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन वो मेंटल हेल्थ और वो एक मोरल जो है, आपको क्या नज़र आता है? जो कुछ फैसले हो रहे हैं PSL के बारे में भी कंट्रोवर्सी हो गई, फिर ये जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि रीजनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक ना हो, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्रिकेट ख़त्म किया, ये प्लेयर्स जो है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करी है? क्या आपने उसको कुछ सेंस किया, कुछ फील किया कि इन द लॉन्गर रन ये हमारे लिए कैसे रिफ्लेक्ट करेगा क्रिकेट के सिनेरियो पे? देखिए इसमें एक तो चीज है, ठीक है पाकिस्तान में चीजें उस तरह से नहीं है प्रोफेशनलाइज जिस तरह से अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, ये इवन इंडिया ने जिस तरह अपने आप को स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में बहुत आगे ले गए। उसकी वजह यह है कि आपको चाहिए क्या होता है, आपको पैसा चाहिए होता है। एक प्लेयर जो क्रिकेट में की तरफ आता है या स्पोर्ट्स की तरफ आता है, उसको अपना प्रोफेशन बनाता है, तो वो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोफेशन होता है। उसकी जो फ्यूचर प्लान है या बेनिफिट जो है, रिटायरमेंट प्लान है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है।
तो इसीलिए बड़ा रिस्की ये स्पोर्ट जो एक बिजनेस है, जिसमें आप सोचते हैं तो फिर 1, 2, 3 मैच आपके खराब जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं खिलाता। तो जो डिपार्टमेंट तो आपको एक श्योरिटी देते थे कि आपका जो फ्यूचर है सिक्योर है। अब जब ये नहीं होंगे तो जो एक बच्चा है वो अगर माँ बाप को जिद करता है कि मैंने खेलना है 16-17 साल के बाद, तो वो उसको पूछेंगे कि कहाँ पे तेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि अब ये तो कोई ख्वाब नहीं देख सकता कि वो पाकिस्तान टीम में खेलेगा, या वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा, वो तो सिर्फ 1 महीने की क्रिकेट है। बिल्कुल, तो ये असल इन दोनों चीजों को लेके चला जा सकता था डिपार्टमेंट को भी और इसको भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमने उसका रिसर्च किया तो 5-6 अरब रुपया पोर इनटू क्रिकेट, उसमें क्रिकेट ही कराते थे, प्लेयर्स को नौकरी देते थे, क्रिकेट होती थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आकिब बहुत जावेद साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ वंडरफुल डे ऑल। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।